Assalamu alaikum, dear students. I hope you're doing well. Welcome back to my channel, Quill Quest. Today is my second lecture related to what is language. You know me, I'm Dr. Sadia Malik from Department of English, VZU Multan. The topic which we are going to cover today is design features or characteristics of language. Okay, while studying व्हाट इज़ लैंग्वेज डेफिनेशन हमने पहले वीडियो में कवर कर ली है। यहाँ पर मैं उसका लिंक दे रही हूँ। अगर किसी ने डेफिनेशन स्टडी करनी हो तो वहाँ पे जाके स्टडी कर सकता है। दूसरा हमारा एलिमेंट था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, जो आज हम कवर करेंगे। फंक्शंस एंड कंपैरिजन विद एनिमल कम्युनिकेशन जो है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आएंगे। ओके, when we talk about the characteristics or design features of language that were presented basically by Charles Hockett. Design features of Hockett are basically the set of characteristics defining human languages, distinguishing it from animal communication. यानी हॉकेट ने कुछ ऐसी characteristics human language की दी थी, बताई थी, जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि how human language is different from the animal communication. He presented these features in 1960s. Initially, he gave 13 design features. इसमें से उसने ये कहा था कि जो 13 में से जो 9 फीचर्स हैं वो प्राइमेट कम्युनिकेशन के अंदर भी यूज होते हैं। प्राइमेट कम्युनिकेशन क्या होती है कि हम देखते हैं मैमल्स किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, जो हाईली इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं, जिसमें ह्यूमंस हैं, एप्स हैं, चिंपैंजीज हैं, वो सब इन 9 डिजाइन फीचर्स को यूज करते हैं। इसी वजह से आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग फिर चिंपैंजीज के ऊपर भी लैंग्वेज की रिसर्च उन्होंने कंडक्ट की, बिकॉज द थॉट के अगर हम चिंपैंजीज को भी लैंग्वेज सिखाएं तो वो भी ह्यूमंस की तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाद में 3 और फीचर्स हॉकेट ने ऐड किए हैं, प्रिवेरिकेशन, रिफ्लेक्सिवनेस एंड लर्नेबिलिटी। टोटल ये 16 फीचर्स हैं, and his claim was all basic human languages exhibit these 16 features. If you remember in the last video हमने एक वर्ड क्लाउड देखा था जिसके अंदर लैंग्वेजेस के नेम लिखे हुए थे, एंड आई टोल्ड यू कि देयर आर मोर देन 7,100 लैंग्वेजेस एग्जिस्टेंट इन द वर्ल्ड एट द प्रेजेंट। अब वो सारी 7,100 से ज़्यादा जो लैंग्वेजेस हैं उन सब में ये 16 फीचर्स क्लेम किए जाते हैं कि एग्जिस्ट करती हैं। ये वो फीचर्स हैं जो कि लैंग्वेज को एक यूनिवर्सल फिनोमिनन बनाते हैं। ओके, अब हम इस प्रेजेंटेशन में हम सारे उसके डिज़ाइन फीचर्स नहीं पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू गो थ्रू द बेसिक 7 डिज़ाइन फीचर्स और बाकी हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। The very first design feature is oral and oral means of communication, arbitrariness, duality or system of systems, patterning or structure dependent, creativity and productivity. It is a form of social behavior. There is a need of learning and a cultural transmission. Displacement as well. अब हम इनको वन बाय वन इनकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। Okay, the very first design feature is language is based on oral and oral system. Oral is related to your listening and oral is related to how do you produce the language, how do you articulate the language. तो यहाँ अब आपको एक इमेज जो नजर आ रहा है, you can see this thing कि स्पीकर के ब्रेन में एक आइडिया है, एक लाइट है, बल्ब है, वो जो आइडियाज हैं वो माउथ के थ्रू से होते हुए वेव्स की फॉर्म में हवा के जरिए से सुनने वाले के कान तक पहुंचते हैं, और सुनने वाले के कान से उसके ब्रेन में जब पहुंचते हैं तो वहां से ट्रांसफर हो रही होती है लैंग्वेज फ्रॉम वन ब्रेन टू अनदर। तो यहाँ पर एक पूरा एक सिस्टम है जो कि काम कर रहा होता है। बोलने वाले और सुनने वाले तक जब लैंग्वेज पहुंचती है तो उसके अंदर एक ऑरल एंड ओरल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तभी वो लैंग्वेज जो है वर्कआउट करती है, और हर लैंग्वेज के साथ ये चीज इसी तरह से होगी। सो लैंग्वेज इज बेसिकली oral and oral means of communication. It means कि language is primarily vocal, बुनियादी तौर पर बोली जाती है, और जब हम बोलते हैं तो हम उसके अंदर साउंड सिग्नल्स यूज कर रहे होते हैं, कोई ना कोई आवाज निकाल रहे होते हैं। जबकि इसके मुकाबले में आप ये देखिए कि जो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, नॉन वर्बल मीन कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, हम अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, हम अपनी पोस्चर्स के थ्रू भी मीनिंग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी
उसके अंदर कोई साउंड नहीं इस्तेमाल हो रही होती, हमारे कपड़े हमारा स्टेटस रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हम एंगर है, गुस्सा है हमें, तो हमारा चेहरा, हमारी आंखें हमारी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। लेकिन जब हम इसी एंगर को लफ्ज़ों के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे तो दैट वुड बी द यूज ऑफ साउंड सिग्नल्स। द सेम साउंड्स आर यूज्ड बाय द एनिमल्स एज वेल। तो यहाँ पर एक सिमिलैरिटी आ जाती है कि साउंड्स ह्यूमंस भी यूज करते हैं और एनिमल्स भी यूज करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि इट कैन बी यूज्ड इन द डार्क एंड एट द सेम टाइम एट द सेम डिस्टेंस एज वेल। सो सेकंड डिजाइन फीचर पे जाने से पहले, उसको मैं एलेबोरेट करने से पहले, आई जस्ट वांट यू टू थिंक अबाउट दिस ऑब्जेक्ट। अब ये एक चीज है जो आपको नजर आ रही है, आप सब इसको जानते हैं, ये एक दरख्त है। घास भी है इस तस्वीर में, बादल भी हैं, आसमान भी है। अब ये जो एग्जांपल मैं आपको कोट करने जा रही हूँ, ये इन सब चीज़ों के हवाले से हो सकती है, बट एट द मोमेंट आई एम फोकसिंग ऑन जस्ट दिस ट्री। इंग्लिश में आप इसको कहते हैं ट्री, उर्दू में आप इसको कहते हैं दरख्त। अब अगर आप ये देखिए मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में अगर आप इसको सर्च करें तो आपको बहुत सारे मुख्तलिफ नाम नजर आएंगे। अब मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 12 लैंग्वेजेस में इस एक चीज का क्या नाम है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। कुछ को आप पढ़ सकते हैं, कुछ को आप नहीं पढ़ सकते। जो लैंग्वेजेस आपको थोड़ा समझ में आती है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्री है, एल्बरो थोड़ा सा समझ में आने वाला है, नीचे चाइनीज में लिखा हुआ है। अब चाइनीज अगर आपको नहीं आती, इसके नीचे रशियन में है, दरख्त उर्दू में है, फिर आपके सामने जो है वो पर्शियन में है, फिर शजरतन अरबी में कहते हैं, दचक बलोची में कहते हैं, वो एंड बॉम एंड आदरे, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इस चीज़ के मुख्तलिफ नाम है। चीज़ एक ही है, नाम मुख्तलिफ है। अब ये नाम मुख्तलिफ क्यों है? हालांकि चीज़ तो एक ही थी। अब यहाँ इससे एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि चीज़ अगर एक है, अब इसी तरह से जैसे बादल हैं, क्लाउड्स हम इंग्लिश में कहते हैं, चीज़ तो एक ही है, उसका नाम क्यों मुख्तलिफ है? वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी कर रहे हैं। घास है, ज़मीन है, आसमान है, चीज़ एक ही होती है लेकिन नाम हर लैंग्वेज में उसके वेरी कर जाते हैं। इस फीचर को हम कहते हैं आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस हमें क्या बताती है कि देर इज नो इंट्रिंसिक रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड एंड द कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स सिंबल एंड द रेफरेंस। अब एक चीज और जो लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जब उसमें कोई लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है, इसका मतलब ये है कि ऐसा रिलेशनशिप लफ्ज और जिस चीज को वो रिप्रेजेंट करता है लफ्ज, उनके दरमियान में जो ताल्लुक है वो आर्बिट्रेरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अक्सर डेफिनेशंस में भी आ जाता है और डिज़ाइन फीचर्स के अंदर भी पूछा जाता है। अब आप ये देखिए, ये जो दरख्त है ये एक रेफरेंट है। यहाँ पर अब आपके सामने लिखी हुई हैं चीज़ें, सिंबल्स एंड रेफरेंट्स। जो लफ्स है वो बेसिकली एक सिंबल है और कॉन्सेप्ट जिस चीज़ को हम शो करना चाह रहे हैं, उस लफ्स के ज़रिए से जिसका इजहार करना चाह रहे हैं, वो उसका रेफरेंट है। ये सब सिंबल्स हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी अल्फाज हैं जो एक कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब लफ्ज सिंबल्स भी हैं और इनको हम वर्ड्स भी कहते हैं। ये दरख्त जो है ये एक रेफरेंट है, यानी हम इन लफ्जों के जरिए से इस चीज को रेफर करते हैं। जबकि लेकिन हम इस दरख्त को दरख्त क्यों कह रहे हैं या हम दरख्त को ट्री क्यों कह रहे हैं? ये चीज हमें शो करती है कि इस चीज का कोई अपना नाम नहीं था, कोई लॉजिकल नाम नहीं था, लोगों ने इसका नाम ऐसे रख दिया, सोसाइटीज में डेवलप हो गया, किसी चीज का नाम बाय चांस डेवलप हो गया, या हम उसको देखते हैं कि हादसाती तौर पर या जिस तरह से भी जब लैंग्वेज ग्रो की तो लोगों ने चीजों के नाम रखने शुरू कर दिए। अब वो नाम जरूरी नहीं है कि वो लॉजिकल बुनियाद पे रखा जाए, वो किसी भी एक पर्टिकुलर लोगों ने अपनी एक आवाज निकाली, वो उस चीज से उसको डिनोट करना शुरू कर दिया। तो ये चीज हमें बताती है कि देर इज नो इंट्रिंसिक रिलेशनशिप। बुनियादी तौर पर जो लफ्ज और जो चीज उस लफ्ज के थ्रू रेफर हो रहा होता है, उनमें जब कोई ताल्लुक बुनियादी तौर पर हमें नजर नहीं आता वाज़ेह तौर पर, तो ऐसी रिलेशनशिप को हम आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप कहते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप एनिमल कम्युनिकेशन को देखें तो वहां पर आर्बिट्रेरीनेस एग्जिस्ट नहीं करती है। वहां पर आपको नजर आएगा कि अगर वो फियरफुल हैं तो वो आवाज़ें फियर से कहीं ना कहीं रिलेट हो रही होंगी।
अगर वो डांस कर रही हैं हनी बीज, तो वो डांसिंग उनकी जो है वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट है और वो रास्ते को दिखाती भी जाती हैं। तो वहां पर एनिमल कम्युनिकेशन के अंदर आर्बिट्रेरीनेस निस्बतन कम होती है, क्योंकि उनके पास मैसेजेस बहुत कम है, ऑब्जेक्ट्स बहुत कम हैं जिनको उन्होंने रेफर करना है। जबकि उसके मुकाबले में इंसान जो है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत एक्सपेंडेड होती है, बहुत फैली हुई होती है, बहुत मॉडिफाइबल होती है, उसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह से गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है कि चीज़ें आप चेंज कर सकें। तो वह उसी वजह से उसके आर्बिट्रीनेस की गुंजाइश भी ह्यूमन लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। सिर्फ चंद अल्फाज हर लैंग्वेज के अंदर ऐसे होते हैं जो कि आर्बिट्रीनेस शो नहीं करते, क्योंकि वो लफ्ज़ में और उस चीज़ के अंदर जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनमें एक लॉजिकल रिलेशनशिप मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओनोमोटोपेक वर्ड्स, ओनोमोटोपेक वर्ड जो किसी चीज़ की साउंड को डिपिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह पर बूम धमाका होता है, तो धम, हम कहते हैं चीज़, कोई भी किताब धम से नीचे गिर पड़ी, तो धम कहना और वो जो आवाज़ जो वो गिरी है, धम में और आवाज़ में एक मुमासलत पाई जाती है, रिलेशनशिप पाया जाता है। तो वहाँ पर हमें लॉजिकल रिलेशनशिप नज़र आता है। हम कहते हैं धड़ाम से गिर पड़े, मक्खियाँ भिन भिना रही थी। अब भिन भिनाना, और आप देखिए जब उस मक्खियाँ आवाज़ निकालती हैं अपनी, तो भिन भिनाहट का लफ्ज़ और जो साउंड वो भिन भिनाहट से प्रोड्यूस हो रही थी, उन दोनों में एक सिमिलैरिटी है। तो यहाँ पर आपको ओनोमेटोपेक वर्ड जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें हम आर्बिट्रेरीनेस रियलाइज नहीं कर रहे होते। The third feature is language. Human language is a system of systems, और it represents duality. अब यहाँ आपको साइड पर बहुत सारे लेटर्स नजर आ रहे हैं इंग्लिश के, बिखरे हुए हैं, इनमें कोई पैटर्न नहीं नजर आ रहा फिलहाल। अगर ये अलग अलग पढ़े हुए हैं तो ये 26 लेटर्स ही हैं। इसी तरह से उर्दू के भी हरूफ तहजी हैं, हर जबान के अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अगर वो अलग अलग हैं तो वो सिर्फ हरूफ तहजी हैं। लेकिन होता क्या है कि एनिमल्स के अंदर भी इसी तरह से वोकल साइंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमारी लैंग्वेजेस के अंदर है। 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और इंग्लिश के अंदर 44 साउंड्स एग्जिस्ट करती हैं। अब वही साउंड्स एनिमल्स में भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर काउज हैं तो वो 10 वोकल साउंड्स लेती हैं, यूज़ करते हैं। टोटल उनकी लैंग्वेज ही इतनी है। चिकन्स के अंदर 20 वोकल साउंड्स होते हैं जिनको यूज़ करे होते हैं। डॉल्फिन्स निस्बतन उनके पास ज़्यादा होते हैं, 20 से 30 तक होते हैं। जबकि ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर फोनीम्स जो हैं, फोनीम्स मीन स्पीच साउंड्स, जो हम आवाज़ें निकाल सकते हैं किसी एक लैंग्वेज के बारे में, वो आमतौर पर एक एवरेज स्टडी ये कहती है कि 30 से 45 के बीच में होती है। मिनिमम 30 होंगे और मैक्सिमम 45 हो सकती हैं। देर इज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल साउंड्स और वर्ड्स। यानी किसी भी लैंग्वेज में हमेशा आप देखिए कि बहुत थोड़ी सी साउंड्स होंगी, स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, बुनियादी एलिमेंट्स होंगे जो बहुत थोड़े से होंगे, विच आर combined टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मीनिंगफुल एलिमेंट्स। लेकिन जब हम इनको मिला देते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल एलिमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। इन्हीं 26 लेटर से या इन्हीं 44 साउंड से पूरी इंग्लिश खड़ी है इसके ऊपर। डिक्शनरी की डिक्शनरी आप भर देते हैं, नए से नए वर्ड्स आप इजाद कर लेते हैं, तो वो क्या है, वो कोई नए अल्फ़ाबेट्स नहीं आप इजाद कर रहे होते, या नई नई आपने साउंड्स नहीं इजाद की होती। साउंड्स और अल्फ़ाबेट्स वही रहेंगे किसी भी लैंग्वेज के अंदर। बुनियादी तौर पर बस उनको यूज़ करके हम नए नए अल्फाज जो है वो क्रिएट करते चले जाते हैं और उन अल्फाज से नए नए जुमले बनाते चले जाते हैं। इसी चीज़ को फिर हम सिस्टम या डुअलिटी कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज पैटर्निंग और स्ट्रक्चर डिपेंडेंस। अब आपको यहाँ पर एक पिक्चर नज़र आ रही है और साथ में एक सेंटेंस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उस सेंटेंस को हमने फर्दर डिवाइड किया है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, कैट्स ईट माइस। अब ये एक जुमला है, इंग्लिश का पूरा है। ये 3 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, कैट्स, ईट एंड माइस। कैट्स इज नाउन, सब्जेक्ट भी है, ईट वर्ब है, और माइस जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है और नाउन भी है। कैट्स को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट्स में देखें तो 4 अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है, और साउंड्स भी अगर आप देखें तो 4 हैं, ख, ए, ट एंड स। इसी तरह से ईट को अगर आप देखें तो इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स तो 3 हैं लेकिन साउंड्स 2 आ रही हैं, ई और ट। माइस के अंदर आप ये देखिए अल्फ़ाबेट्स 4 हैं लेकिन साउंड्स 3 आ रही हैं, म, आई, स।
देखिए लैंग्वेज इसके अंदर आपको नजर आता है कि एक तरतीब है। अगर मैं इस तरतीब को उलट पुलट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं कि ईट माइस कैट्स, मीनिंग बिगड़ जाएगा, एक स्ट्रक्चर खत्म हो गया। जब लैंग्वेज की ये खसूसियत है कि स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा एक पैटर्न होगा, एक तरतीब होगी, तभी वो चीज़ मीनिंगफुल बनेगी, और ये हर लैंग्वेज के अंदर होता है। जंबल सेंटेंसेस की एक्सरसाइज हम बच्चों को करवाते हैं, स्टूडेंट्स को करवाते हैं स्कूल्स के अंदर। उसके अंदर क्या होता है कि हम जुमले या लफ्ज जो है वो बखेर देते हैं एंड देन वी आस्क देम टू अरेंज देम। पढ़ने वाले के जहन में एक तरतीब बनती है कि अच्छा ये मुझे यहाँ पे रखना है लफ्ज, और दूसरा लफ्ज इसके बाद क्या आना चाहिए, फिर तीसरा क्या आना चाहिए, चौथा क्या आना चाहिए, और इस तरह वो जुमला कंप्लीट करता है, बनाता है। इसी तरह से अगर आप कैट्स में देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, ASTC, अब आप ये देखिए ये 4 लेटर्स तो वही थे, लेकिन अब इनका मीनिंग नहीं है कोई। ASTC का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब हम इनको इस इन्हीं 4 लेटर्स को इस तरतीब से रखते हैं तो वो एक चीज को डिनोट करने लगते हैं, वो कैट्स को डिनोट कर रहे हैं, जो कि बिल्लियां जिन्हें हम कहते हैं, या इंग्लिश में एक ऑब्जेक्ट को, एक एनिमल को हम रेफर कर रहे हैं। तो जब तक एक पैटर्न नहीं होगा साउंड्स का या अल्फाबेट का, तब तक वो लैंग्वेज फंक्शनल नहीं होगी। यही चीज लैंग्वेज को एक स्ट्रक्चर डिपेंडेंट बनाती है, कि लैंग्वेज जो है वो डिपेंडेंट है स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर वो स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर वो लैंग्वेज बिखरना शुरू हो जाएगी। दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, फोनोलॉजिकल एंड सिंटैक्टिकल। फोनोलॉजिकल मीन जो कि साउंड्स, साउंड्स कैसे हम कंबाइन करेंगे। ASTC में भी वही साउंड्स हैं, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन बिगड़ गया है, जिसकी वजह से ये मीनिंगफुल नहीं रहा। सिंटैक्टिकल क्या होता है, ग्रामेटिकल, कि ग्रामर एक पर्टिकुलर, यानी सब्जेक्ट ने हमेशा शुरू में आना है, वर्ब जो है वो इंग्लिश में दरमियान में आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आएगा, और ऑब्जेक्ट जो है उसके बाद में आएगा, तो ही हम उसको प्रॉपर तरीके से एक जुमले की शक्ल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है, ख, एक्ट, ये तीनों मिलेंगे तो ही बनेगा। अगर मैं इसको कर दूं ACT तो ये एक्ट बन जाएगा, ये एक नया वर्ड बन जाएगा। अगर मैं इसको TAC कर दूं तो ये टैक बन जाएगा, जो कि कोई वर्ड नहीं है। सो हर लैंग्वेज के अंदर उसको फंक्शनल होने के लिए उसमें वेल डिफाइंड पैटर्न्स या स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। हर जबान का अपना SVO स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जबकि उर्दू में अगर आप इसकी मिसाल देखिए तो सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया, आई ईट फूड, इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, जबकि उर्दू में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हर लैंग्वेज की ये वेरिएशन जरूर हो सकती है, लेकिन उसके अंदर ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। हर जबान के अपने ऑर्गेनाइजेशन होती है और अरेंजमेंट ऑफ यूनिट होता है, जिसके हिसाब से वो काम करेगा। नेक्स्ट design feature is basically related to how languages are learned. आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको एक फैमिली नजर आ रही है, माँ बाप हैं, बच्चा है, चिट चैट कर रहे हैं, और उसके मुकाबले में आपको दूसरी तरफ बिल्लियां नजर आ रही हैं। यहाँ इनकी कोई माँ नहीं बैठी, कोई बाप नहीं बैठा जिससे इन्होंने लैंग्वेज सीखनी है। बिल्लियां पैदा होती हैं, पैदा होते ही म्याऊं म्याऊं शुरू कर देती हैं, और वो मरते दम तक उनकी वही म्याऊं म्याऊं की लैंग्वेज ही रहती है। जबकि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो पैदा होते ही जुमले या लफ्ज बोलना नहीं शुरू कर देता, वो सिर्फ रो सकता है, उसको सिर्फ रोने की आवाज उसके साथ है। जब वो 4 5 6 महीने का होता है तो उसकी लैंग्वेज आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होती है, और 8 9 महीने, साल का बच्चा एक एक लफ्ज, एक या दो लफ्ज अदा कर पाता है। 1 साल 2 साल में आहिस्ता आहिस्ता उसकी लैंग्वेज ग्रो करती है, और 5 से 7 साल में एक बच्चा पूरी लैंग्वेज जो उसने अपनी सोसाइटी से या माशरे से सीखी होती है, अपने माँ बाप से सीखी होती है, अपनी फैमिली से सीखता है, वो उसकी कंप्लीट हो जाती है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि चार्ल्स हॉकेट ने ये चीज़ डिफाइन की कि लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। लैंग्वेज एक माशरती रवैया है, लैंग्वेज माशरे के अंदर सीखी जाती है, और जब माशरे में सीखते हैं तो इट मीन्स कि देर इज अ नीड ऑफ लर्निंग, उसको सीखने की जरूरत है। अगर इस बच्चे के कोई माँ बाप ना हो, इसके इर्द गिर्द कोई ना हो, वो अकेला हो, तो ये कभी भी लैंग्वेज नहीं सीख सकेगा। और यही लैंग्वेज वो है जो कि कल्चरली ट्रांसमिट हो रही होती है, यानी एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को सिखा रही है। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम इसको देखें कि लैंग्वेज इज जेनेटिकली इनबिल्ट इन एनिमल्स अक्रॉस सेम प्लेसेस। एक बिल्ली जो कि एशिया में है,
एक बिल्ली जो कि अफ्रीका में रहती है, अमेरिका में है, उसकी लैंग्वेज सेम होगी, वो म्याऊं म्याऊं यूज नहीं करना है, चाहे जो मर्जी बदल जाए। लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता। इंसान अगर पाकिस्तान में पैदा होंगे तो वो पाकिस्तान के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती हैं वैसी बोलेंगे। अगर वो सऊदी अरब में पैदा हो गए तो वो वहाँ की अरेबिक बोलना शुरू कर देंगे। चाइना में पैदा हो गया तो वो बच्चा चाइनीज बोलेगा। अगर वो अमेरिका में पैदा होगा तो वो इंग्लिश बोलेगा। इंसान अपने साथ लैंग्वेज की सिर्फ लैंग्वेज सीखने की सलाहियत लेकर आते हैं। यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर जेनेटिकली इनबिल्ट क्या है, इननेट डिस्पोजिशन, एक पैदाइशी सलाहियत है कि जिस लैंग्वेज से वो एक्सपोज होगा वो लैंग्वेज उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। जबकि एनिमल्स इसके मुकाबले में अपनी लैंग्वेज वही हमेशा से सीखते आते हैं। इसी वजह से आप ये देखिए कि इंसानों को लैंग्वेज सीखने के लिए एक्सपोजर टू लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, यानी उनको लैंग्वेज से एक्सपोज करना होगा, तभी वो ज़बान सीख सकेंगे। अगर वो एक्सपोजर नहीं मिलता तो वो लैंग्वेज भी सीख नहीं सकते। इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, जब हम एनिमल कम्युनिकेशन में बात करेंगे तो देन आई गिव यू द एग्जांपल्स एज वेल। वेरिएशंस इन लैंग्वेज भी इसी वजह से ही हैं। आप ये देखिए कि एक ज़बान किसी जगह पर किसी तरीके से बोली जाती है, दूसरी जगह पर और तरीके से बोली जाती है, तो वो बच्चे जब कल्चरली ट्रांसमिट हो रही है तो वो उसी तरह से उसको सीख रहे होते हैं। The next design feature is basically, अब यहाँ बड़े मजे की आपको एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें परिंदे बैठे हुए हैं दो, एंड दे आर हैविंग चिट चैट। वो बात कर रहे हैं अपनी। तो एक परिंदा उसको कहता है, अगर आप यहाँ पे देखें, आई रोट अ न्यू सॉन्ग। यहाँ पर अब एक परिंदा यानी वो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मैंने तो एक नया गाना लिखा है। तो वो जो दूसरा है वो उसको कहता है कि अ न्यू सॉन्ग, बट वी हैव बीन इम्प्रिंटेड इन आवर हार्ट्स टू सिंग द सेम सॉन्ग फॉर थाउजेंड्स ऑफ जनरेशंस। यानी हम तो सदियों से हमारे अंदर एक ही गाना गाने की सलाहियत रखी गई है। यस, बट इवन देन वो बेचारा, ही इज सो क्यूट, इट सेज माइंड रॉक्स, यानी मेरा तो बहुत ही जबरदस्त गाना है जो उसने लिखा है। अब आप ये देखिए कि आज अगर एक परिंदा चू चू करता है, या वो कोई भी बर्ड है, पैरट है, जो भी उसकी साउंड है, वो आज से अगर आप 1000 साल पहले चले जाएं, 15,000 साल पहले चले जाएं, वो तोते की आवाज से चेंज नहीं हुई ना, वो वैसे की वैसे ही है। इसका मतलब ये है कि वो लैंग्वेजेस जो हैं वो एनिमल लैंग्वेजेस जो हैं वो सेम ही रहती हैं। यहाँ से लेकिन आप ह्यूमन लैंग्वेज को उसके मुकाबले में अगर देखेंगे तो वो आपको ऐसी नजर नहीं आती, उसमें तब्दीलियां आती रहती हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि ह्यूमन लैंग्वेजेस आर मोर क्रिएटिव और प्रोडक्टिव, बिकॉज उसकी वजह क्या है कि एनिमल्स हैव लिमिटेड मैसेजेस दे कैन सेंड एंड रिसीव। एनिमल्स के पास बहुत थोड़े मैसेजेस हैं जो उन्होंने भेजने हैं, जबकि इंसान जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ किस्म के अटरेंसेस जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनके इमोशंस, फीलिंग्स, मैसेजेस, आइडियाज जनरेशन टू जनरेशन वो चेंज होते रहते हैं। और यहीं से चॉम्स्की का जो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटनेस है वो भी हमारे सामने आता है। यहाँ पर आप देखिए कि हमने जब डेफिनेशंस पढ़ी थी तो हमने चॉम्स्की की डेफिनेशन पढ़ी थी, और उसके अंदर ये था कि लैंग्वेज जो है, जो ह्यूमन लैंग्वेज है, वो लामहदूद हो सकती है। और वहाँ मैंने एग्जांपल्स भी कोट की थी कि किस तरह से लामहदूद हो सकती है। जब वो लैंग्वेज, नई नई चीज़ें हम क्रिएट करते हैं, लैंग्वेज के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। सिमेंटिसिटी, सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग। अब वो मीनिंग एसोसिएटेड होते हैं विद रियल वर्ल्ड सिचुएशन। अगर हम कह रहे हैं कि तुम खाना खा रहे हो, ये एक स्टेटमेंट है, और हम कहते हैं तुम खाना खा रहे हो, हमने टोन बदली और हमने एक ही जुमले को क्वेश्चन बना दिया है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि एक ही जुमला था, वो स्टेटमेंट के तौर पर भी फंक्शन कर रहा था, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो गया जब हमने उसके अंदर से टोन चेंज कर दी। तो यहाँ से एक लैंग्वेज के अंदर उसकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी का एलिमेंट जो है वो हमें मिलता है, जो कि एनिमल कम्युनिकेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट में अगर आप देखिए, नेक्स्ट जो हमारा डिजाइन फीचर है, इफ यू लुक एट इट, तो is in this picture you can see that there are dogs and a thief, probably a burglar is there, जो कि घर से भागा है और कुत्ते उसके ऊपर भौंक रहे हैं। अब ये कुत्ते, अब ये अगर फर्ज करें, इमेजिन अगर ये जो बर्गलर है ही डिसअपियर्स, तो ये कुत्ते जो हैं वो कोई 2 4 5 10 साल बाद उसको पहचानेंगे, या वो अपने मालिक को बता सकेंगे कि ये वही वाला बर्गलर था जो एक दफा घर में घुस गया था। इसके मुकाबले में जब आप ह्यूमन लैंग्वेज को देखते हैं या इंसानों की लैंग्वेज को देखते हैं, तो आपको ये यू कैन सी एन ओल्ड लेडी जो कि शायद
कोई अपनी पुरानी पिक्चर्स देख रही हैं एंड शी इज रिकॉलिंग कि वंस अपॉन अ टाइम आई वाज लाइक दिस। अब आपके घर में एक बच्चे के, अगर एक किसी बच्चे को कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हुआ है अपने चाइल्डहुड के अंदर, उसके घर में चोर घुस गया है, तो वो बड़े होते तक भी उसको याद रहेगा, क्योंकि वो एक उसके माइंड में इम्प्रिंट हो गई है चीज़। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर इस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं कि आप ह्यूमन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर ये चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती। इस क्वालिटी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी जो चीज़ सामने आपके मौजूद नहीं है, जो आपकी इमेजिनेशन में भी एग्जिस्ट करती है, जो कि पास्ट में हो गई है, या जो आप फ्यूचर में इमेजिन कर रहे हैं, ह्यूमंस उस चीज़ को लफ्ज़ों के ज़रिए से बयान कर सकते हैं, बट एनिमल्स कैन नॉट डू सो। एनिमल्स कम्युनिकेट इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, तो सिर्फ जो उनके इर्द गिर्द इस वक्त इन्वायरमेंट मौजूद होगा उसके बारे में बात कर सकते हैं। वेयर एज ह्यूमन लैंग्वेज encompasses एनी टॉपिक irrespective of space and time restriction, जबकि इंसानी लैंग्वेज जो है वो किसी स्पेस और टाइम की रिस्ट्रिक्शन के बगैर किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आप देखते हैं ये सुपरमैन, सुपर हीरोज की स्टोरीज है, ये सब इमेजिनरी स्टोरीज होती हैं, मिथ्स हैं, ये सब इमेजिन किया इंसान ने, जबकि एनिमल्स ऐसी चीज़ों को इमेजिन नहीं कर सकते। हम स्पेस की बात कर रहे हैं, हम एलियंस की बात कर रहे हैं, या हम कहते हैं जी आज से 2000 साल बाद दुनिया ऐसी होगी, तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, वेयर एज एनिमल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमारे जो आज के मेजर फीचर्स थे वो खत्म हो गए हैं, देयर आर सर्टेन माइनर फीचर्स एज वेल। इसमें अगर आप ये देखिए कि लैंग्वेज इज अ पैटर्न ऑफ माइंड्स वर्किंग एज वेल। इसमें हम इनर स्पीच, सेल्फ टॉक, थिंकिंग इन लैंग्वेज, यानी हम जबान जो है वो सिर्फ बोलने का नाम नहीं है। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़ी थी ना, वो थी कि ओरल एंड ऑरल, वो एलिमेंट अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन लैंग्वेज हमारे ब्रेन के अंदर भी एग्जिस्ट कर रही होती है। हम किसी से बात ना कर रहे हो फिर भी ख्यालात, जबान हमारे ब्रेन के अंदर चलती रहती है। लैंग्वेज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, जो भी जबान है वो एक इंडिविजुअल और सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। वो सोसाइटी, एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी के अंदर रहते हुए उस लैंग्वेज को यूज करता है, और वो सोसाइटी आपको बता रही होती है कि ये लैंग्वेज इस सोसाइटी में यूज करने के काबिल है या फिर नहीं है, एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं है। एट द सेम टाइम लैंग्वेज इज अ मीन्स फॉर मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। लैंग्वेज के जरिए से ही हम अपने सोशल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, हमारी मेंटल ग्रोथ हो रही होती है। लैंग्वेज इज अ प्रेडिकेटर ऑफ आवर सोशल आइडेंटिटी। जबान जो है वो हमारी सोशल आइडेंटिटी को रियलाइज करा रही होती है। तो ये भी लैंग्वेज का एक फीचर है कि हम लैंग्वेज के जरिए से अपने प्रोफेशन की आइडेंटिटीज, फॉर एग्जांपल अगर एक फौजी है, एक आर्मी मिलिट्री मैन है, या कोई सड़क पे फेरी लगाने वाला है, तो वो किस तरह की लैंग्वेज यूज करेगा, वो उसकी सोशल आइडेंटिटी उसके थ्रू रियलाइज हो रही होती है, द वे ही और शी यूजेस दैट लैंग्वेज। Okay. Language is a tool for cultural preservation and transmission. हमारी जो कल्चरल प्रिजर्वेशन ट्रांसमिशन है उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज को, उसी के ज़रिए से ही हम जनरेशन टू जनरेशन अपना कल्चर ट्रांसमिट करते हैं। लैंग्वेज इज़ अ टूल टू एक्सर्ट पावर ओवर अदर्स। लैंग्वेज के ज़रिए से ही हम दूसरों के ऊपर अपनी पावर, अपना रोब दबदबा, या अब माँ और बाप और बच्चों की लैंग्वेज में फ़र्क होता है। बड़ों की लैंग्वेज में, बच्चों की लैंग्वेज में देयर वुड बी अ ह्यूज डिफरेंस। एक बॉस की और एक वर्कर की लैंग्वेज में, एक एम्प्लॉय की लैंग्वेज में फ़र्क होगा, तो वो पावर को शो कर रहा होता है। तो ये भी लैंग्वेज के थ्रू ही होता है। लैंग्वेज फ्लाइज अवे अनलेस रिकॉर्डेड। अगर हम लैंग्वेज को, यहाँ पर स्पोकन लैंग्वेज की बात हो रही है, माइंड इट, ज़हन में रखिएगा कि रिटन लैंग्वेज तो एक रिकॉर्ड की फॉर्म में है, स्पोकन लैंग्वेज अगर हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो ये फिर गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वी कैन नॉट हेल्प एक्सेप्ट टू प्रोसेस व्हाट वी हियर। और लैंग्वेज की जो लास्ट माइनर फीचर है वो ये है कि हम जब लैंग्वेज सुन रहे हैं तो हम उसको प्रोसेस करते हैं, हमारा ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है। एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है, आप कान में आवाज़ पड़ी है, आपका ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा, आप उसको रोक नहीं सकते उस आवाज़ को अपने ब्रेन के अंदर जाने से। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने ये पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है, यू कैन कंसल्ट दीज। आई हैव गिवन सर्टेन एग्जाम्स और स्टडी क्वेश्चंस। What are the major design features or characteristics of human language? What are the minor design features or characteristics of human language? और इन सब ये 7
जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके बारे में अलग अलग, यहाँ पे 5 नाम लिखे हुए हैं लेकिन अलग अलग सबके ऊपर एक छोटा नोट भी आ सकता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग डिजाइन फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, आर्बिट्रेरीनेस, डुअलिटी, इनकी डेफिनेशंस, और ये सारी चीजें आपको उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। Thank you so much for watching. Please do watch the video, like, share and subscribe my channel. And Dr. Sadia Malik signing off. Thank you.